हम सभी की लाइफ में एक फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फेज से जरूर निकलता है। हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा, वेलकम टू केल्विन। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए, एक जानकारी छोटी सी आपके लिए कि ये जो चैप्टर है ना, क्लास 12th और नीट के एस्पिरेंट्स के लिए तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपकी एक जनरल नॉलेज के लिए भी है। हम सभी की लाइफ में एक फेज आता है, रिप्रोडक्टिव फेज, और हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो इस फेज से जरूर निकलता है। तो कहीं ना कहीं हमें इसकी बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए, जो कि आपको इस चैप्टर पे मिलती है। तो ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है चैप्टर, ये आपके उस रिप्रोडक्टिव फेज से भी रिलेटेड, या मैं कहूँ कि रिलेट करता है उसको भी, जहां आपको कुछ चीज़ों का ध्यान होना चाहिए। और अगर आपको उन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो कहीं ना कहीं वो रिप्रोडक्टिव के लिए आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का ये वन शॉट। और वन शॉट का मतलब तो आप जानते हैं ना कि किस तरह से आपके एग्जाम्स के टाइम पर, आपके एग्जाम्स के दिनों में, जहां आपके पास क्विक रिवीजन आपको चाहिए होती है, वक्त कम होता है, सिलेबस ज्यादा होता है, तो ऐसे में आप कैसे पार लगा सकते हैं उस सिलेबस को कुछ समय में, कुछ ही समय में। तो वो लेकर आता है क्या, वन शॉट। इसलिए हमने इस सीरीज की शुरुआत की है यहाँ पर, रफ्तार सीरीज, जिसमें आपको आपके सभी चैप्टर के यहाँ पे वन शॉट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि मैं इस वीडियो में आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाऊं, कुछ जानकारी आपको दे पाऊं थोड़े कम समय में। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, उम्मीद करूंगा कि कुछ आपकी मदद कर पाऊं। चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर एक चार्ट लर्नर्स आपको दिया गया है। ये चार्ट हमें क्या बताता है, देखिए जरा। यहाँ कुछ टर्म्स है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले अगर मैं हेल्थ की परिभाषा की बात करूं तो हेल्थ का मतलब क्या होता है? हेल्थ का मतलब होता है फिजिकली, सोशली और मेंटली वेलबींग, है ना जी। फिजिकली, सोशली एंड मेंटली वेलबींग, है ना। बिहेवियरली, सोशली, रिप्रोडक्टिवली, फिजिकली वेलबींग होना, उसी को हम एक हेल्दी डेफिनेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। हमारे घर में तो हेल्थ की डेफिनेशन पता नहीं क्या क्या हो सकती है ना, हमारे आसपास हम लोग जो बात करते हैं वो हेल्थ की डेफिनेशन क्या हो सकती है, लेकिन हमने अपनी अपनी हेल्थ की डेफिनेशन जो है वो बनाई हुई है। लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, आपको इन तीनों एस्पेक्ट्स में जो है वो सही होना चाहिए, तभी आप एक हेल्दी पर्सन है। इस चैप्टर का यहाँ पर एक ये चार्ट फॉर्म हुआ हुआ है आपके सामने, जिसमें बहुत सी टर्म्स हैं, राइट। इन टर्म्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, उनको मैं यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ डिफरेंट टर्म्स को जो है वो यूज किया गया है, राइट। यानी कि हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। लाइक जैसे मैं यहाँ पर एक टर्म लूं, RCH। अब RCH क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ये एक रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है, जो कि ये लॉन्च कब हुआ था, ये थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आपको होनी चाहिए। 1997 में ये लॉन्च हुआ था। 1997 में इसको लॉन्च किया गया था फॉर द क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल, है लोगों में। जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी जो अवेयरनेस उनको मिल सकती है, उससे रिलेटेड ये प्रोग्राम जो था वो यहां चलाया गया था, राइट। वो था RCH। तो प्रोवाइडिंग इसमें जो था एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी ताकि बन सके, इस प्रोग्राम में वो चीजें थी। तो RCH, सवाल ये पूछ लिया जाता है कि कब ये आया था, कब ये क्रिएट किया गया था, प्रोग्राम लॉन्च कब हुआ था? तो भाई ये 1997 में इसको लॉन्च किया गया था, ये ध्यान आपको बस रखना है। आम्नियोसिंथेसिस को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरियस कंट्रासेप्टिव डिवाइसेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने जा रहे हैं। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। आर्ट असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे अभी लीड करेंगे। तो बेसिकली हम ये सारी चीजें इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। सो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। चलिए, तो सबसे पहली जो टर्म है यहाँ पे वो है आम्नियोसिंथेसिस की। देखिए, आम्नियोसिंथेसिस का या एमनियोसिंथेसिस का अगर मैं बोलूं तो भाई इसमें एक फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट होता है, ये जो कि क्रोमोसोम जो फीटल्स को, एक्चुअली इसमें क्या है
कि अगर मैं साधारण शब्दों में कहूं इसको, तो क्या है इसका मतलब कि हमें फीटस में कहीं कोई कंजेनाइटल डिजीज तो ऐसी नहीं है कि जिसके आने के बाद या जिसके होने, अगर फीटस को वो डिजीज है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो उस डिजीज का यहां बाहर आने के बाद उस इलाज ही ना हो। तो ऐसे में कहीं क्यों ना उसको वहीं खत्म कर दिया जाए। अगर उसको लाइफ टाइम उस डिजीज से किसी से सरवाइव करना है तो क्यों ना उसको वहीं खत्म कर दिया जाए, राइट। लेकिन इस एमनियोसेंटेसिस के बहुत से पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात करूं, तो बच्चे लोग पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक डायग्नोस्टिक टेक्निक है डिटेक्ट करने की क्रोमोसोमल पैटर्न को फीटस में, एंड यूज टू डिटेक्ट द जेनेटिकल डिसऑर्डर, राइट। तो ये तो एक पॉजिटिव इफेक्ट हो गया, ये तो एक इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गया यहां तक कि भाई फीटस को कोई डिजीज तो नहीं है। लेकिन उसका नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो लोग क्या करते हैं, कई बार उसका मिसयूज करते हैं टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द फीटस। तो ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट हमें उसमें देखने को मिल रहा है, ये उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो गया। आप देखते हैं कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, जब जेस्टेशन पीरियड का जो टाइम चलता है ह्यूमंस में, जो 9 मंथ का, उसमें डॉक्टर्स कई लेवल ऑफ अल्ट्रासाउंड्स कराते हैं। तो वो लेवल्स ऑफ अल्ट्रासाउंड का मतलब यही है कि कई उसमें जो जांच होती है वो ये है कि क्या क्रोमोसोमल पैटर्न ठीक है, क्या कहीं कोई ऐसी डिसऑर्डर, गंभीर बीमारी तो नहीं है उस बच्चे को, उस बेबी को, उस यंग वन जो होने वाला है, कि बाहर आने के बाद वो सफर रहे उन चीजों से लाइफ टाइम अपने। तो क्यों ना उसको फिर वहीं खत्म कर दिया जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए आम्नियोसेंटेसिस जो है, या आम्नियोसेंटेसिस जो टेक्निक है, डायग्नोस्टिक टेक्निक, उसको यूज किया जाता है। तो इसको दो चीजें आपने ध्यान रखनी, एक पॉजिटिव और दूसरा जो है यहाँ पे नेगेटिव। तो नेगेटिव में वही होता है कि अगर सेक्स डिटर्मिनेशन, यहां अगर जो सेक्स ऑफ द फीटस पता लग जाए, और अगर जो मान लीजिए कि वो फीमेल है, तो उसका क्या कर देते हैं, वो फीमेल फीटिसाइड्स कर देते हैं, फीमेल फीटिसाइड। तो यानी कि आपने सुना होगा हिंदी में कन्या भ्रूण हत्या, है ना। तो ये वही यहाँ पर जो बात की गई है कन्या भ्रूण हत्या की। तो अब तो खैर हमारी कंट्री में जो है ये इलीगल है, कंप्लीटली ऑफेंस है इसके अगेंस्ट, तो ये चीजें कम देखने को मिलती है। स्टेरिलाइजेशन की अगर बात करें तो दैट इज अ परमानेंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल थ्रू सर्जरी इन अ मेल और द फीमेल। हम इसमें बात करेंगे आगे, इस टेक्निक में आगे हम लोग इसको अभी देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। फिर यहाँ कुछ शॉर्ट टर्म और फुल टर्म दी गई हैं आपके लिए, सो आप इसको देखिएगा। देन हम इनको तो वैसे भी हम इनको डिटेल्ड में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आप इन सभी टर्म्स को देखें। ये जितनी भी जो टर्म्स दी गई हैं, हम इन टर्म्स के बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर हो, आरसीएच को जिसको अभी हमने पढ़ा यहाँ पर, एसटीडी हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके ऊपर सवाल भी कई बार आया है, इसके ऊपर सवाल आया है कि सीडीआरआई कहाँ पर है, राइट। मैटरनली या मैटरनल मोर्टालिटी रेट है, या एमटीपी है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, वेनरल डिजीज है, एसटीडीज, और आर्ट है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव एंड टेक्नोलॉजीज। तो ये सारी हम चैप्टर में इसमें ऑलरेडी पढ़ते हैं, तो इसको देखते हैं आगे। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है, इससे पहले मैं छोटी सी एक बात करना चाहूंगा पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर। तो इतना जब वर्ल्ड वाइड या कंट्री वाइड अगर मैं देखूं कहीं भी, जो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा ओवर जो हो रही है पॉपुलेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अपने बहुत सारे कैंपेन चलाए, बहुत सारी चीजें करी, राइट। गवर्नमेंट ने अवेयरनेस फैलाई रिलेटेड टू द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। तो यहाँ अब जब एक 7 आज के टाइम पे जो पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, अराउंड 7 बिलियन के आसपास वर्ल्ड वाइड जो है वो पहुंच चुकी है, तो हम उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें हम लोग अब जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम इसमें पढ़ रहे हैं कुछ बर्थ कंट्रोल के मेथड। तो नाम से आपको पता लग रहा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप था कंट्रोल करने का पॉपुलेशन को, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जितनी भी जो स्मॉलर फैमिलीज थी, उनको क्या किया गया था, उनको मोटिवेट किया गया, या उनको मोटिवेट करना चाहिए, हम ये कह सकते हैं, राइट। तो बाय यूजिंग सम वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हम इनको देख सकते हैं कि किस तरह से जो
थोड़े बहुत एक एक जो आप देखते हैं कि जितनी भी जो एक मैं कहूँ कि जो आइडियल कंट्रासेप्टिव होना चाहिए, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव आप किसे देखते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब तो आप जानते ही होंगे कि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है, क्या होता है कॉन्ट्रासेप्शन। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन हम किसे कहेंगे, राइट? तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन वो मैं उसे कहूंगा जो यूजर फ्रेंडली हो, राइट? यूजर फ्रेंडली जो हो। मैं आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन या एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव उसे कहूंगा जो मुझे आसानी से मिले, या फिर जो मैं कहूं कि इजीली अवेलेबल हो, जो कि हमें इजीली मिले, इजीली अवेलेबल हो, राइट? मैं एक उसे कहूंगा जिसके मुझे कम साइड इफेक्ट देखने को मिले, राइट? और दूसरा मैं उसे कहूंगा कि जो जो किसी इंडिविजुअल के सेक्सुअल डिजायर्स को हार्म ना करे, राइट? ये एक आइडियल कंट्रासेप्शन होती है, ये एक आइडियल कंट्रासेप्टिव मेथड या एक आइडियल कंट्रासेप्शन के अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलनी चाहिए, राइट? हम उसे कहेंगे। तो ये वेरियस मेथड्स, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि एक आइडियल कंट्रासेप्टिव आप किसे कहेंगे, ठीक है? यहां पर अब कुछ चीजें दी गई हैं हमें जिसको हम बोलते हैं बर्थ को कंट्रोल करना। क्या होती है बर्थ कंट्रोल? एक होते हैं आपके पास नेचुरल मेथड, बहुत सारे मेथड्स हम इसके अंदर पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? नेचुरल मेथड्स के साथ। नंबर 1 जो है यहाँ पे वो है पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक एब्स्टिनेंस का मतलब है, मैं अगर इसको कीवर्ड्स में बताऊं, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा, यहाँ पीरियड्स के बारे में बात हो रही है, जो कि हम जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब जब एब्स्टिनेंस का मतलब कि उन दिनों मेथड को अवॉइड करना, एब्स्टिनेंस जो वर्ड आया है यहाँ पे वो आया है अवॉइड करने से। लेकिन अवॉइड कब? कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो फेज होता है, स्पेशली 10 to 17 डेज का जो फेज होता है, कौन सा फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का? 10 to 17 डेज का, जहां पर जो ओवुलेशन होता है वो एक पीक पर होता है, या मैं कहूं कि जो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई ओवुलेशन यहाँ पे हो ही रहा है। एक फेज होता है जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं, वृद्धि होना, ग्रोथ होना इसमें, इस ओवुलेशन में। तो हमें उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ज्यादा चांसेस होते हैं ओवा और स्पर्म के फ्यूज होने के, है ना? कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है? हमें ओवा और एग के हमें ओवा और स्पर्म को फ्यूज होने से रोकना है। तो पहला जो मैटर है वो क्या है? पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। पेरियोडिक रिलेटेड टू द पीरियड्स, एंड एब्स्टिनेंस मतलब अवॉइड करना। कब? जब 10 to 17 डेज का पीरियड होता है, किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उन दिनों में उसको अवॉइड करना। दूसरा आता है यहाँ पे कॉइटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल, है ना? कॉइटस इंटरप्ट मतलब कॉइटस को इंटरप्ट करना, कॉइटस को रोकना। तो इसको हम बोलते हैं कि विड्रॉल मेथड की जो मेल पार्टनर होता है, इसमें ये किसके लिए बात कही गई है? ये विड्रॉल की बात कही गई है मेल पार्टनर के लिए, कि मेल को जो है उसको कॉइटस को एब्सटेन करना या रोक देना बिफोर वजाइना से, बिफोर एजैकुलेशन। ये बात समझ आई? बिफोर एजैकुलेशन, बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है? तो स्पर्म्स के इजैकुलेट होने से पहले, तो यानी कि इसमें क्या करना है बेसिकली, और सिंपल वर्ड्स में अगर बताऊं तो हमें इसमें अवॉइड करना है इंसेमिनेशन को, अवॉइड इंसेमिनेशन, इसमें हमें इंसेमिनेशन को अवॉइड करना है। तो ये बात समझ आई, दो चीजें। तीसरा यहां पे आता है लैक्टेशनल एमिनोरिया। भाई ये इंपॉर्टेंट है और बच्चों को ये टर्म समझनी होगी आप लोगों को ध्यान से। लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया, एल क्या होता है लैक्टेशनल एमिनोरिया? ये सिंपली इसका क्या मतलब है? लैक्टेशनल जो है वो ये एक वर्ड है किससे रिलेटेड? ये वर्ड है लैक्टेशन से रिलेटेड, लैक्टेशन पीरियड से रिलेटेड। तो दैट इज बेस्ड ऑन द पीरियड ड्यूरिंग द लैक्टेशन जो होता है ना, लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, ये वो कंडीशन है, लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन, है ना जी? जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके बाद जो पीरियड चलता है वो लैक्टेशन पीरियड हम उसको कहते हैं। तो इस फेज में क्या होता है? एमिनेरिया का मतलब जो एमनियोसिस, ये जो लैक्टेशनल एमिनेरिया है, बेसिकली इसका मतलब क्या है? तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एक चीज तो ये है कि ओवुलेशन अकर नहीं होता। अब ओवुलेशन अकर क्यों नहीं होता, ये सवाल हमें जानना है। ओवुलेशन अकर नहीं होता, क्यों नहीं होता? ठीक है जी। तो ओवुलेशन अकर क्यों नहीं होता?
क्योंकि ये जो मंथ होता है ना, ये आप देखते हैं इस मंथ में आपको क्या देखने को मिलता है, ये मैं कह सकता हूं कि 0 से 6 मंथ का जो पीरियड होता है ना, वो जो आफ्टर द पार्चुरेशन, चाइल्ड बर्थ के बाद, तो ऐसे में क्या होता है कि जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो बहुत पीक पे होता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो बहुत पीक पे होता है, तो इसके पीक पे होने की वजह से जो एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन पीक पे होने की वजह से जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उनका लेवल बॉडी में कम होने लगता है। इनका लेवल कम होने लगता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो भी नहीं होती, और इनका लेवल बढ़ने की वजह से जो ओवुलेशन होता है वो भी हमें देखने को नहीं मिलता। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां इसलिए हमने क्या लिखा कि ओवुलेशन जो है डज नॉट अकर, ओवुलेशन जो है डज नॉट अकर, ओवुलेशन हमें देखने को यहां पर नहीं मिलता। तो मिल्क प्रोडक्शन जो है यहां पे देखने को मिलता है हमें। तो मेथड्स जो बेसिकली लैक्टेशनल एमिनेरिया जो टर्म है वो लैक्टेशन से रिलेटेड है यहां पे। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बढ़ रहा है इनिशियली जब पार्चुरेशन के टाइम पे, उसके बाद एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो कम हो रहा है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल हमें देखने को नहीं मिल रही। उसके अलावा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं है तो और दूसरा जो ओवुलेशन है हमें वो भी कम देखने को मिल रहा है, हो ही नहीं रहा, ओवुलेशन डज नॉट अकर, इस फेज में ओवुलेशन नहीं होता। इसको बोलते हैं लैक्टेशनल एमिनेरिया। तो सिंपली दैट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लैक्टेशन आफ्टर पार्चुरेशन and this in this phase the ovulation does not occur, that is a lactational amenorrhea। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं इसमें कुछ बैरियर मेथड्स को। दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, आपको ये चीज पता होनी चाहिए, और इस पे कई बार सवाल भी लैक्टेशनल एमिनेरिया के ऊपर आया है। अगली जब हम इसमें देखते हैं टर्म, अगला हम क्या देखते हैं यहाँ पे बैरियर मेथड्स को, कॉन्डम, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्व, दीज आर द बैरियर, वी हैव द बैरियर मेथड्स जो इसके अंदर हमें ये प्रिवेंट करते हैं। कॉन्टैक्ट बैरियर मेथड जो है बेसिकली बैरियर का काम करते हैं, बैरियर मतलब रुकावट का काम करते हैं। तो ये किसका काम कर रहे हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है, रुकावट। तो ये सिंपली रुकावट का काम करते हैं स्पर्म और ओवा की, स्पर्म एंड ओवा को मीट करने से रोकते हैं। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। फिर आती है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एज अ नीट एस्पिरेंट हो या फिर एज अ सीबीएसई क्लास 12th एस्पिरेंट्स हो आप, तो भाई ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ नॉन मेडिकेटेड और कॉपर रिलीजिंग कुछ नाम आपको याद रखने होते हैं। ये तो मैं कहूंगा कि आप इनको घोल के पी जाओ, इनको बिल्कुल घोट के पी जाओ, इनके नाम आपको पता होने चाहिए। रट्टा मारो, कुछ भी करो, आपको पता होने चाहिए। ये समझ रहे हो मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नॉन मेडिकेटेड जो होते हैं आपके लाइक लिप्स लूप, और कॉपर रिलीजिंग जो होते हैं लाइक कट, मल्टीलॉड, और जो हार्मोन रिलीजिंग होते हैं वो होते हैं LNG20 और प्रोजेस्टेरॉन। यहां आपको हार्मोन रिलीज करने वालों के बारे में इनका पता होना चाहिए। सो जो कॉपर रिलीजिंग जो आप देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपको, जिसमें सबसे पहले नॉन मेडिकेटेड की बात करता हूं, ये इंक्रीज करते हैं फैगोसाइटोसिस। साधारण शब्दों में बताऊं तो ये क्या करते हैं, ये फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं, फैगोसाइटोसिस को बढ़ा देते हैं, घेर लेते हैं स्पर्म को। तो स्पर्म को घेर लेते हैं तो उससे क्या होता है, यूट्रस के अंदर बेसिकली ये कहाँ कंडीशन चल रही है फैगोसाइटोसिस की, जो नॉन मेडिकेटेड में चलती है, कहाँ चलती है, ये चलती है, ये इस तरह से आपने देखा, ये इस तरह से आपने देखा, ये जो चलता है ये यहाँ इस यूटेराइन कैविटी के अंदर चलता है। तो जैसे स्पर्म यहाँ से आए, ये क्या करते हैं, इसको नॉन मेडिकेटेड लिप्स और लूप जो होते हैं वो इसको घेर लेते हैं। तो फैगोसाइटोसिस स्पर्म को जो है घेर लेते हैं, इसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस यूट्रस के अंदर। तो लिप्स या लूप इसका एग्जांपल हो गया। दूसरा आप इसमें देखते हैं कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में आपको क्या देखने को मिलेगा कि फैगोसाइटोसिस के साथ स्पर्म के जो ये क्या करते हैं, कॉपर आयंस रिलीज करने लगते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सिंपली यहाँ पे क्या होता है, कॉपर आयन जो है वो रिलीज होने लगते हैं, कॉपर आयन जो है वो रिलीज होने लगते हैं। सो कॉपर आयन रिलीज होने की वजह से क्या होता है कि जो स्पर्म्स होते हैं उनकी मोर्टेलिटी पे इफेक्ट डालता है, स्पर्म की मोर्टेलिटी पे इफेक्ट डालता है। तो ये सप्रेस करता है उनकी मोर्टेलिटी को, तो और फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है उसकी वो कम होने लगती है जस्ट बिकॉज ऑफ द CU यानी कि कॉपर। फिर इसमें बात करते हैं हार्मोन रिलीजिंग यानी कि LNG22 और दिस प्रोजेस्टर। ठीक है जी, तो यहां आपको इसमें क्या देखने को मिलता है, ये जो यूट्रस को अनसुटेबल बना देती है। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, इन हार्मोन्स की वजह से जो यूट्रस है, ये यूट्रस कैसा हो जाता है, ये यूट्रस
अनसूटेबल हो जाता है जी। किसके लिए? ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस के लिए। इम्प्लांटेशन कहाँ होना चाहिए? सही जगह होना चाहिए, सही जगह होना चाहिए। इम्प्लांटेशन समझते हैं ना किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, तो वो सही जगह होना चाहिए। तो वो सही जगह ना होकर उसके लिए अनसुटेबल माहौल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए। क्या ये बात क्लियर है? और जो सर्विक्स को जो है वो हॉस्टाइल बना देते हैं स्पर्म के लिए, ये हार्मोन जो है। तो इसलिए हार्मोन रिलीजिंग का अपना अलग काम है, तो और दूसरा जो कॉपर रिलीजिंग है उसका काम अपना अलग होता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? चलते हैं आगे। फिर आती हैं आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें सहेली, मालाडीज, स्मॉल डोजेज जो है इनके आइदर द प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन। इस प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन को नाम देते हैं कंबाइन पिल का। किसका नाम देते हैं? कंबाइन पिल्स का नाम देते हैं। और दूसरा ये जो प्रोजेस्टेरॉन होती हैं इसको हम लोग मिनी पिल का नाम भी देते हैं। इनको हम मिनी पिल्स का नाम भी देते हैं। तो ये आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं। और ये पिल जो है ये फॉर्म ऑफ पिल्स ये फीमेल्स के थ्रू ली जाती है। मतलब सिंपल शब्द में कि ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव किसके लिए होती है? फीमेल्स के लिए भी होती हैं। और कई मेल्स के लिए भी पहले होती थी किसी टाइम पे, लेकिन अब वो बंद हो गई हैं। ये क्या करती हैं? ये ओवुलेशन को इनहिबिट करती हैं। ये क्या करती हैं? ये इनहिबिट करती हैं किसको? ओवुलेशन को इनहिबिट करने का काम करती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। इसके साथ साथ ओवुलेशन को इनहिबिट करने के साथ साथ ये इम्प्लांटेशन की प्रोसेस पे भी इफेक्ट डालती हैं। उसके अलावा ये सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को भी इफेक्ट करती हैं और प्रिवेंट करती हैं स्पर्म्स की एंट्री को। ये जो आपकी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव होती हैं, राइट। अब चाहे सहेली हो, ये एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि किसने बनाई थी? ये एक चीज ध्यान रखिएगा, सहेली के ऊपर सवाल आता है तो सहेली को सहेली बनाकर रखिए सवाल के लिए। सहेली को सहेली बनाकर रखिए सवाल के लिए। सवाल ये पूछा जाता है कि सहेली को जो है जो कंटेन करती है एक नॉन स्टेरॉइडल है बेसिकली। तो ये नॉन स्टेरॉइडल है जिसके साइड इफेक्ट्स हमें थोड़े से कम देखने को मिलते हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा। और ये जो नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन जो डेवलप की गई थी ये CDRI लखनऊ में की गई थी। ये सवाल पूछा जाता है कि ये कहाँ हुई थी? तो ये CDRI लखनऊ में इसको बनाया गया था। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसको बनाया गया था। ये चीज ध्यान रखिएगा, सवाल पूछा जाता है। दैट इज अ वंस इन अ वीक। ये कोई ऐसी होती है जो ये जो है इसमें वंस इन अ वीक पिल है ये। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इसमें। तो हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू होती है इनकी पिल्स की, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। कुछ अमाउंट में आपको इनके साइड इफेक्ट्स भी जो है वो देखने को मिलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है? चलें आगे। सवाल कहां से आएगा साथ साथ वो भी मैं आपको इसमें बताता चल रहा हूं। फिर आता है यहाँ पे इंजेक्शन। इंजेक्शंस क्या होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन जो होते हैं, यानी इंजेक्शंस और जो इम्प्लांट्स की बात करते हैं, प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन बेसिकली। एंड जो फीमेल्स इंजेक्शन जो है वो यूज किए जाते हैं और इम्प्लांट किए जाते हैं अंडर द स्किन, उसी को हम इम्प्लांटेशन का नाम देते हैं। तो सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन पैचेस जो होते हैं इम्प्लांट होते हैं अंडर द स्किन और प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को अप टू 4 ईयर्स तक। तो एक बार लगा दी उसके बाद वो मिल गए, देन वो हार्मोन्स जो हैं वो बनते रहते हैं और उसके बाद वो इसको लीड करने से बचाते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन की अगर मैं बात करूं तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन है ना, इनके अगर मैं मोड ऑफ एक्शन के बारे में बात करूं तो इनका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल पिल्स की तरह मैं कह सकता हूं। इनका मोड ऑफ एक्शन मैं किसकी तरह कह सकता हूं? पिल्स की तरह। बस फर्क इतना है कि इनका जो इफेक्ट है, इनका जो इफेक्ट ऑफ पीरियड है वो पिल्स के कंपैरिजन में इनका लॉन्गर है। इनका लॉन्गर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है अगर मैं कंपैरिजन करूं पिल्स के साथ। ये चीज आपको ध्यान रखनी है लंबे टाइम तक। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कुछ इमरजेंसी पिल्स जिसमें जो है वो मस्ट बी टेकन। देखिए इमरजेंसी पिल्स क्यों बोलते हैं इनको, और डे आफ्टर कोइटस पिक भी इनको नाम दिया जाता है। ठीक है जी। सो उसके बाद इसमें और मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इनको हम मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी जानते हैं। तो मॉर्निंग पिल्स का नाम इसमें वैसे ही रख दिया गया है क्योंकि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो ऐसा माना जाता है कि जो कोइटस है वो नाइट में हुआ। सो कोइटस अगर नाइट में हुआ तो उसको मॉर्निंग में पिल को जो है वो
लिया गया, ऐसा माना जाता है, राइट। ये कोई ऐसा फिक्स नहीं है, राइट, दिस इज नॉट अ फिक्स पॉइंट, लेकिन ये चीज़ आपको बस ध्यान रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसको मॉर्निंग पिल्स के नाम से भी इसलिए पूछ लिया जाता है, कई बार एक पीएमटी में एक स्टेट पीएमटी में पूछ लिया गया था कि क्यों इसको मॉर्निंग पिल किसको कहा जाता है, इस तरह से। तो इमरजेंसी पिल है, दैट इज मस्ट बी टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ द कोइटस। तो 72 घंटे के भीतर इसको लिया जाता है। एंड दे हैव अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन विच प्रिवेंट द ओवुलेशन। तो आई पिल बेस्ट एग्जांपल इसका जानते हैं। अनवांटेड 72 जो है वो इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं। फिर कुछ मेथड्स हमारे आते हैं जिसमें जिनको हम नाम देते हैं सर्जिकल मेथड्स का नाम देते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, सर्जिकल मेथड्स का हम इसको नाम देते हैं। तो सर्जिकल मेथड्स में हम इसमें देखते हैं कि जैसे वासेक्टमी जो है वो कैसे मेल्स में की जाती है, और जो ट्यूबेक्टमी है वो फीमेल्स में की जाती है। और सिंपली इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ से स्पर्म के प्रोडक्शन को रोक दिया, और आई मीन प्रोडक्शन को नहीं रोका, स्पर्म के पाथवे को रोक दिया। दैट इज अ पाथवे ऑफ द स्पर्म, पाथवे ऑफ स्पर्म्स, ये मेल्स में जो हमें देखने को मिलता है। तो दैट इज अ पाथवे ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे इसको टाई कर दिया, कट करके टाई कर दिया वाटर डिफरेंस को। तो यहाँ आगे जो है वो स्पर्म नहीं आ पाएंगे, बेसिकली स्पर्म नहीं आ पाएंगे। सीमन तो यहाँ पे आने के बाद जब ग्लैंड्स का अपना रोल प्ले होता है, जब ग्लैंड्स का अपना रोल प्ले होता है उसके बाद वो सीमन बनता है, तो वो स्पर्म्स को यहाँ पे रोक दिया गया। इसी तरह से फेलोपियन ट्यूब में भी ओवुलेशन को यहाँ से ओवा आया और ओवा को यहाँ पर रोक दिया गया, तो टाई कर दिया इसको फेलोपियन ट्यूब को कट करके। तो दैट इज अ ट्यूबेक्टमी जानते हैं। कई बार इसमें जो है सर्जिकल मेथड्स के ऊपर 2 मार्क्स क्वेश्चन जो है वो आया है डिफरेंशिएट की फॉर्म में, ठीक है जी, डिफरेंशिएट की फॉर्म में आया है। तो ये पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें डिफरेंस आप देख लीजिएगा। और स्पेशली जो एक डिफरेंस आप देखेंगे वो यहाँ से देखेंगे, आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ से आप इसमें एक डिफरेंस जो है वो उसको देखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। सो नेक्स्ट जो यहाँ पे टर्म है वो है एमटीपी, विच इज अ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। सो इस मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में पहले कुछ बेसिक जानकारी इसके लिए कि इसको इंडिया में 1971 में लीगलाइज किया गया विच सम स्ट्रिक्ट कंडीशन, राइट। तो 1971 में इसको इंडिया में लीगलाइज किया गया। ये प्रॉपर एक एक्ट है और उस एक्ट में कुछ मुख्य बातें हैं जिसको हम बोलते हैं कि उसमें कि इसका कोई मिसयूज ना हो, राइट, इसका मिसयूज ना हो, ये चीज उसके अंदर मेंशन्ड है एक स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ। तो दैट इज इट कंप्लीटली। ये एमटीपी होता क्या है साधारण शब्दों में, ये एक वॉलेंट्री या फिर इंटेंशनल अबॉर्शन है, राइट, जो कि परफॉर्म होता है टू एंड प्रेगनेंसी बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म। तो एक फुल टर्म बेबी ना बनने से पहले या फुल टर्म फीटस ना बनने से पहले इसको कराना, तो दैट इज लीगल, राइट। लीगल तब है लेकिन कुछ कंडीशंस, राइट, कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ये लीगल है, समझे जी, क्योंकि ये एक एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसमें चलना होगा। सो बेसिकली क्या है, ये भी एक तरीके का अबॉर्शन है, लेकिन कैसा अबॉर्शन, एक राइट डायरेक्शन में अबॉर्शन। राइट डायरेक्शन इन द सेंस कि एक सही रणनीति के तहत अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर्स, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है फीटस को, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अकॉर्डिंगली, या फिर फीटस और मदर को अगर उस फीटस की वजह से कोई प्रॉब्लम है, या फीटस जो है किसी गंभीर कंजेनाइटल डिजीज से सफर्ड है या फिर कोई ऐसी अदर डिजीज, तो एमटीपी का सहारा लिया जा सकता है, राइट। या तो एमटीपी लीगलाइज्ड है टू अबॉर्ट अनवांटेड प्रेगनेंसीज इफ प्रेगनेंसी इज लाइकली टू प्रोड्यूस अ कंजेनाइटली मलफॉर्म्ड चाइल्ड, वही जिसकी हम बात कर रहे हैं अभी, कंजेनाइटली मलफॉर्म्ड चाइल्ड, तो बिल्कुल लीगलाइज्ड है। प्रेगनेंसी लीड्स ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव और रिजल्ट ऑफ रेप, यहाँ पर भी ये लागू है ऐसी कंडीशन में। तो प्रेगनेंसी अगर हार्मफुल है या फेटल है, दोनों की, अगर फीटस के लिए मान लीजिए अगर वो फेटल है, किसके लिए, अगर वो फेटल है फीटस के लिए, अगर वो फेटल है मदर के लिए, या फिर दोनों के लिए, तो ऐसी कंडीशन में एमटीपी का सहारा लिया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। एक और मुख्य बात इसमें कि एमटीपी कब तक सेफ है, एमटीपी कितनी सेफ है, या फिर एमटीपी जो है वो कब तक सेफ है, ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए।
सो इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हम देखते हैं ये एमटीपी जो है वो 12 वीक्स तक सेफ होती है, या 5 लगभग 4 मंथ तक, इससे ज्यादा नहीं, बहुत रेयर केसेस में 4 मंथ तक, तो बेसिकली 12 मंथ तक। ड्यूरिंग द 12 मंथ्स कितना हो गया, 12 वीक्स, सॉरी 12 वीक्स नॉट अ मंथ, 12 वीक हो गया आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कंडीशन जो है वो आ गई। बात समझे, क्लियर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। क्वेश्चन इस चीज को लेके कई बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि ये कितने वीक्स तक के लिए सेफ है या कब तक हम इसको करा सकते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए बॉस। फिर आती है आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, ये इन्फेक्शंस हैं बेसिकली। एसटीडीज क्या है, एसटीडीज एक तरह के इन्फेक्शियस डिजीज हैं जो कि ट्रांसफर होती हैं। कैसी हैं ये, आप डिजीज पढ़ते हो ना, तो ये एक तरीके की कैसी है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ये क्या है, ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि 1 पर्सन टू अनदर पर्सन जो है वो ट्रांसफर हो सकती है। कुछ यहाँ पर नाम दिए गए हैं, कुछ वायरल होती हैं, कुछ बैक्टीरियल होती हैं, कुछ फंगल होती हैं। यहां जो आप पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी में, आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं ज्यादातर बैक्टीरियल और वायरल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए। कौन कौन सी है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्प्स है, जेनिटल वॉर्ट्स है, इनके आप देखते हैं। क्या सिम्टम्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं, तो सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं इसमें साहब, पेनफुल यूरिनेशन है, पेन अराउंड यूरेथ्रा, इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, व्हाइटिश फ्लूइड डिस्चार्ज, पेन इन यूरिनोजेनिटल ट्रैक, रेडिश अल्सर होना, एक ओवर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, वेजाइनल डिस्चार्ज, ये सारी चीजें, ये ऊपर वाले जितने भी हम जो बात करें गोनोरिया, सिफिलिस और जेनिटल हर्प्स, ये इनके कुछ सिम्टम्स हैं। गोनोरिया बैक्टीरिया की वजह से होती है, सिफिलिस जो है वो भी एक बैक्टीरियम की वजह से होती है, जेनिटल हर्प्स जो है वो वायरस हर्प्स की वजह से होती है। तो ये इनके कुछ मिले जुले सिम्टम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, तो इनको आपको देखना है। आपको बेसिकली ये देखना है कि कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है। सिम्टम्स से ज्यादा नॉलेज के लिए तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि किसके सिम्टम्स क्या है। तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द इनमें डिजीज में आपको पेनफुल यूरिनेशन और इचिंग देखने को मिलती है, ज्यादातर आपको क्या देखने को मिलेगा। और कुछ कंडीशन में आपको फ्लूइड डिस्चार्ज, 3 चीजें आपको देखनी है। अगर ऐसा कुछ होता है, ये मैं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, अगर ऐसा कुछ होता है तो इस चीज के लिए अवेयर रहिए। अगर आप नॉन बायोलॉजी स्टूडेंट भी अगर आप इसको देख रहे हैं तो इस चीज के लिए अवेयर रहिए। तो उसके अलावा जेनिटल जो वार्ट्स होते हैं, वायरस के थ्रू वार्ट्स होने लगते हैं, मस्सा टाइप ओवर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया रीजन या वेजाइना और सर्विक्स के अराउंड, ये चीजें देखने को मिलते हैं, जेनिटल वार्ट्स। ठीक है जी, ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। फिर जो टर्म आती है यहां पर हमारे पास, वो आती है इनफर्टिलिटी। क्या होता है इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी का मतलब है अच्छा एक चीज और, इसमें एक छोटी सी जानकारी इनफर्टिलिटी से पहले, कि इनको एसटीडीज को प्रिवेंट कैसे किया जाए, इनका प्रिवेंशन क्या है। तो इनका प्रिवेंशन ये होगा, एक तो अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल पार्टनर्स, राइट, विद मल्टीपल पार्टनर्स मैं इसको कहूंगा, राइट। और safe sex with the during sex you have to use some barrier like some contraceptive devices या फिर condoms during the coitus, ये चीजें आपको प्रोटेक्ट करके रखती हैं। और अगर इन केस में ऐसा कुछ होता है तो आप डॉक्टर के साथ सलाह लें जल्दी से जल्दी। अगर आपको ऐसी कोई चीजें देखने को मिलती हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर से सलाह लें, जिससे आप इनसे बच सकें, एक क्रॉनिक इसको होने से बचा सकें। फिर अब बात करते हैं हम इनफर्टिलिटी के बारे में, दैट इज इनफर्टिलिटी, है ना। फर्टिलिटी मतलब फर्टाइल होना और इनफर्टिलिटी मतलब ना होना। तो आज के मॉडर्न इरा में बहुत से एक ऐसे लाइफस्टाइल हो गया है लोगों का कि जहां लोग वेल्दी तो हैं लेकिन हेल्दी कम है। अब यहां मैं सारी हेल्थ की बात नहीं कर रहा, या मैं हेल्थ की बात कर रहा हूं किसको लेके, रिप्रोडक्शन को लेके, राइट। तो ऐसी इनएबिलिटी लोगों में है कि यार दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर चिल्ड्रन in spite of unprotected sexual cohabitation of a couple is termed as infertility। कि कितनी ही कोशिश की है उन्होंने और उसके बाद भी जो है एक इनएबिलिटी है, मतलब उनके अंदर यंग वन को प्रोड्यूस करने के लिए। देखिए किसी में भी हो सकती है, मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और एक फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। लेकिन आज के समाज में ज्यादातर जो है आप देखते हैं किस तरह से किसी विमेंस को ही टारगेट किया जाता है कि वो इनफर्टाइल है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल्स में भी कंडीशंस आपको देखने को मिलती है बहुत सारे केसेस में।
राइट। और लो स्पर्म काउंट हो सकता है, एजोस्पर्मिया हो सकता है, स्पर्म का प्रोडक्शन ना होना, तो ऐसी मतलब ओलिगोस्पर्मिया, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जहां ये चीजें आपको देखने को मिलती है। तो रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, फिजिकल रीजन हो सकता है इनफर्टिलिटी के। मैंने आपको एक चीज बताई अभी, लाइफस्टाइल, है ना जी। मैंने आपको बताया लोगों का लाइफस्टाइल जो है वो कहीं ना कहीं इन चीजों को लीड कर रहा है। तो लाइफस्टाइल में देखिए सारी बातें आ गई, लाइफस्टाइल में ये सारी बातें आ गई। फिजिकल हो, है ना जी, फिजिकल हो, कंजेनाइटल डिजीज कोई, चलो ये अलग कंडीशन है कंजेनाइटल डिजीज की, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन, बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल लोगों में इस हेल्थ अनहेल्दी उनको बना रहा है, स्पेशली रिप्रोडक्टिव के लिए उनको अनहेल्दी बना रहा है। सो इनके पास, हमारे पास उपाय क्या है? उपाय ये है इनके लिए आर्ट यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। कपल्स कैन बी असिस्टेड to have children through certain special techniques commonly known as assisted reproductive technologies यानी कि आर्ट। तो ये आर्ट हमारे पास एक मॉडर्न इरा में, इस मॉडर्न वे में, या मैं कहूं कि एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं बहुत सारी हमारे पास, राइट। हालांकि बहुत पहले से हैं तो हम इसको एक मॉडर्न उसमें ही बोलेंगे। तो एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी जितनी हमारे पास हैं, चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारी आती है यहाँ पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब क्या होता है? दो चीजें आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं इन विट्रो, एक आप पढ़ते हैं इन विट्रो, और दूसरी आप पढ़ते हैं इन विवो। तो इन विवो वो होता है जो किसी लिविंग बॉडी के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाए, जो किसी लिविंग बॉडी में किया जाए। और इन विट्रो का मतलब होता है लाइक आप इसको किसी ग्लास या फिर आप इसको किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इन विट्रो। ठीक है, ये बात समझ आई। तो इन विट्रो यानी इन विट्रो में जो आईवीएफ फर्टिलाइजेशन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सो फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इन ऑलमोस्ट सिमिलर कंडीशन एज दैट इन द बॉडी, मतलब उस तरह की सिमिलर कंडीशन उसको प्रोवाइड करना। अब इसमें एक आपका एम्ब्रियो ट्रांसफर भी आता है, जिसमें आप एक एम्ब्रियो ट्रांसफर भी पढ़ते हैं। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, उनको समझते हैं। क्या है ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स? ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स, तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम ओवा फ्रॉम द वाइट, क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो ओवा है, अब ये मान लीजिए ये है, ये एक विमेन है, ये एक फीमेल है। अब इनकी बॉडी से ओवा लिया, राइट, इनकी बॉडी से ओवा लिया, तो ओवा फ्रॉम द वाइफ या डोनर फीमेल एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, एंड स्पर्म फ्रॉम द हस्बैंड, ये हस्बैंड है या फिर डोनर है, यहां से स्पर्म्स को लिया गया और यहां से लेके उनको फ्यूज कर दिया गया अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। सिमुलेटेड कंडीशन मतलब सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द बॉडी की जो बात हो रही है, कुछ इसी तरीके की सिमुलेटेड कंडीशन की यहाँ पे बात की जा रही है। तो उसको बेसिकली किया क्या जा रहा है, उसको लेबोरेटरी के अंदर यहां से ओवा ले लिया, यहां से ओवा ले लिया और यहां से जो है वो स्पर्म ले लिया और उनको जो है वो सिमिलर कंडीशन के अंदर क्या करा दिया गया, फ्यूज करा दिया गया। ये बात समझ आई? ये होता है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, फ्यूज अंडर द सिमुलेटेड कंडीशन इन द लेबोरेटरी। फिर एक टर्म जो यहाँ पे आती है वो आती है जिफ्ट। एक पढ़ते हैं हम इसमें गिफ्ट, अभी हम उसको पढ़ेंगे, पहले जिफ्ट को पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, zygote or early embryo up to 8 blastomere is transferred into the fallopian tube। तो क्या किया जाता है जी? किया ये जाता है कि ये आपका यहां पर मान लीजिए, आप इस तरह से देखते हैं, ये मान लीजिए ओवरीज हो गई। तो आपका जो फर्टिलाइजेशन की जो एक्चुअल साइट है, वो फर्टिलाइजेशन की साइट है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, राइट। तो यहां हुआ क्या कि जाइगोट को इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कर दिया गया। जाइगोट को डायरेक्टली कहां डाला गया? यहां, यानी कि फ्यूज करने के बाद जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो गई उसको यहां डाला गया। ये तो एक्चुअली साइड हो गई एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन की। तो जाइगोट को फेलोपियन ट्यूब की तरफ ट्रांसफर कर दिया गया, अर्ली एम्ब्रियो को, कितना? अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स। और आप जानते हैं कि जो 8 ब्लास्टोमियर्स की कंडीशन आएगी वो कहीं ना कहीं यहीं कहीं आएगी, ठीक है जी, यहां तक कहीं ना कहीं, यहां कहीं आपको देखने को मिलेगी इसमें एक्चुअल। तो ये ट्रांसफर कर दिया गया फेलोपियन ट्यूब में, इसको बोलते हैं जिफ्ट, राइट। फ्यूज कराया, छोड़ दिया फेलोपियन ट्यूब के अंदर।
दूसरा आता है यहाँ पे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स। इसको बोलते हैं यूटेराइन ट्रांसफर। जब 8 से ज्यादा हो गया, जब उसकी कंडीशन 8 से ज्यादा हो गई तो उसको कहां छोड़ा गया, उसको छोड़ा गया कहां, उसको डाला गया, ट्रांसफर किया गया एम्ब्रियो को किसमें, यूटेराइन में, इंट्रा यूटेराइन। तो यूटेराइन इज रिलेटेड टू द यूट्रस, तो वहां उसको इंप्लांट कह सकता हूं मैं किया गया या उसको वहां डाला गया। मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स की कंडीशन ये हमें इसमें देखने को मिलती है। क्या ये बात क्लियर है सबको? राइट, तो इसको हम IUT बोलते हैं इन शॉर्ट। राइट, नेक्स्ट जो हम इसमें बात करते हैं विच इज, तो IUT का मतलब समझ गया आप, इंट्रा यूट्राइन। फिर गिफ्ट की बात, यानी कि गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर गिफ्ट। गैमेट इंट्रा, गैमेट निकाले गए, गैमेट को कहां ट्रांसफर किया गया, गैमेट को ट्रांसफर किया गया, ट्रांसफर करना, ओवम करना, सबसे पहले कलेक्ट करना है इसको हमें डोनर से। क्या होता है इसमें कि हमें ओवम को ट्रांसफर करना है, ये एक गैमेट है। राइट, ये क्या है हमारा, ये एक गैमेट है। ठीक है जी, फ्रॉम एंड होगा क्या यहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कि कोई विमेन है, वो शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस देयर गैमेट। राइट, उसकी बॉडी में किसी कारणवश जो है, उनकी बॉडी में जो है किसी कारणवश उनकी ओवरी जो है वो गैमेट्स को नहीं बना पा रही है। या चलो मान भी लिया कि अगर गैमेट को बनाया तो गैमेट जो है वो यहां तक पहुंच नहीं पा रहा है या आ नहीं पा रहा है, तो हो क्या रहा है ऐसे में कि ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर to fallopian tube of another female who cannot produce ova but can provide suitable condition for the fertilization and further development of the fetus up to parturition। तो क्या कह रहा है ये सिंपली कि इसमें हम ट्रांसफर करते हैं ओवम को कलेक्टेड फ्रॉम डोनर इनटू fallopian tube of another female who cannot produce one but can provide suitable environment। तो अगर मान लीजिए कि वो यहां तक इसको बना नहीं पा रही, लेकिन ऐसा होता है ना कि कई बार हमने एक डोनर ले लिया और डोनर से हमने ले लिया ओवा को। राइट, और डोनर से हमने ले लिया, तो ट्रांसफर करना है ओवम को कलेक्ट फ्रॉम अ डोनर। तो डोनर से हमने इसको लिया और उसको फेलोपियन ट्यूब में किसी अनदर फीमेल के ट्रांसफर कर दिया हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा। तो मान लीजिए कि यही वो यंग वन है जिसको जो प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है, तो हमने इससे ओवा लिया, इनकी बॉडी से यहां से ओवा निकाला और उसको यहाँ पे डाल दिया, देन प्रोडक्शन हो गया। तो इसको बोलते हैं गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट को कहीं से लेना डोनर से या किसी, ये एक हमारा हेल्दी डोनर हो गया और इस हेल्दी डोनर से हमने लेके गैमेट को इस पेशेंट के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। दैट इज कॉल्ड द गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है जी। फिर आता है यहाँ पे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या होता है इसमें, गैमेट इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक। अब मान लीजिए कि ये एक आपका ओवा है, ये आपका ओवा है और ये ओवा के सराउंडिंग मान लीजिए उसका ये हो गया साइटोप्लाज्म। तो यहां क्या होता है कि सीधा सीधा स्पर्म्स को इंजेक्शन की हेल्प से, सीधा सीधा स्पर्म को इंजेक्शन की हेल्प से जो है वो ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर, सीधा सीधा ट्रांसफर किया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। तो स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड। ये क्या है, मान लीजिए क्या ये क्या किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है। तो स्पर्म को डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक रीजन में क्या किया जाता है, उसके इनटू द ओवम, उसमें ट्रांसफर किया जाता है स्पर्म को डायरेक्टली। तो ये इंजेक्ट किया जा रहा है इनटू द ओवम और फिर वो क्या एम्ब्रियो फॉर्म होता है इन द लेबोरेटरी एंड देन इसमें एम्ब्रियो को ट्रांसफर किया जाता है और उसमें आगे एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो बनाने के बाद उसको आगे जो है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है बॉडी के अंदर। इसको बोलते हैं दैट इज अ प्रोसीजर। तो एम्ब्रियो को क्या कर रहे हैं हम, एम्ब्रियो को हम लैब में फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बाय डायरेक्टली इंजेक्टिंग स्पर्म इनटू ओवा। तो हमने इस ओवा ले लिया, ओवा को फ्यूज करा दिया, डायरेक्टली स्पर्म्स को जो है वो उस ओवा के साइटोप्लाज्म के अंदर फ्यूज कर दिया। लेबोरेटरी प्रोसेस है, ध्यान रखिएगा कैसी प्रोसेस है, लेबोरेटरी प्रोसेस है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलें। क्या इतनी बात क्लियर है? आपको अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक में या किसी भी कंसेप्ट को इसको समझने में या इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी, तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहां मेरी थोड़ी सी स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट है, अगर आपको ऐसा लगता है कि फास्ट है
तो आप इसको थोड़ा स्लो पॉज कर करके देखें, कॉपी पेन लिखे बैठे टर्म्स को लिखते रहें जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर आता है इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। दिस मेथड इज यूज्ड इन केसेस वेयर इनफर्टिलिटी इज ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर। देखिए यहां जो कीवर्ड है वो क्या है, वो यहाँ पे है मेल पार्टनर में। मैंने अभी आपको इनिशियली बताया था कि जो इनफर्टिलिटी है वो ऐसा माना जाता है कि वो भाई वो तो सिर्फ फीमेल्स के अंदर है या सिर्फ विमेंस के अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेल्स में भी मैंने बताया आपको कि किस तरह से जो इनफर्टिलिटी जो है वो देखी जाती है, राइट। क्लियर है ये बात। तो मेल में भी, मेल पार्टनर में भी जो है इनफर्टिलिटी या इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वन, वो चीजें देखी जाती हैं। लो स्पर्म काउंट होना, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल or due to very low sperm counts in the ejaculates. So in this method the semen is collected from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina. अब देखिए यहां दो चीजें आ गई कि semen is collected from the husband, ये वाली लाइन मैं आपको बताता हूं कि अब देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो है ये आपका ट्रैक हो गया विमेन का, ये ट्रैक हो गया किसका, ये विमेन का ट्रैक हो गया। अब ऐसे में होता क्या है कि ये आपका वेजाइना और सर्विक्स रीजन हो गया। अब स्पर्म यहां से आए, स्पर्म ने यहां तक पहुंचे, मान लीजिए यहां स्पर्म जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन स्पर्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि स्पर्म जो है वो यहां तक नहीं पहुंच पा रहे, यानी कि वो एम्पुलरी स्थमिक जंक्शन तक नहीं पहुंच पा रहे, दे आर नॉट एबल टू रीच हेयर। तो ऐसे में स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ऐसे में हस्बैंड से स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है और उसको आर्टिफिशियल वे में यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है फिर, राइट। और लेकिन कई कंडीशंस ऐसी भी होती हैं जहां पर लो स्पर्म बहुत ज्यादा, तो ये कंडीशन वही है कि भाई लो स्पर्म काउंट हो रहे हैं। तो लो स्पर्म काउंट होने का मतलब तो आप जानते हैं ना कि कुछ परसेंट ऐसे होते हैं जो वाइगरस मोटिलिटी शो करते हैं, राइट। तो 100% तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते, 100% तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। तो अगर स्पर्म काउंट लो है तो ऐसी कंडीशन में ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की कंडीशन का सहारा लिया जाता है कि ताकि उसको डायरेक्टली वहां तक पहुंचाया जा सके, तो इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस। और अगर हम उसको इनटू द यूट्रस पहुंचाते हैं तो उसको हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन का नाम हम इसको देते हैं। क्या ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देखी, राइट। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देखी, राइट। सो आई होप कि मैं आपको कम समय में इस चैप्टर के बारे में कुछ ज्ञान दे पाया हूं या आपकी कुछ मदद जो है वो मैं कर पाया हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।